स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज का ये जो वीडियो का सेशन होने वाला है वो होगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पर। सी प्लस प्लस में या सी में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं या कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे अपने आज के सेशन में। शुरू करते हैं। देखिएगा, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग हमें क्या बताता है? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस टू मेक ए डिसीजन अबाउट विच पार्ट ऑफ द कोड शुड बी एग्जीक्यूट और नॉट बेस्ड ऑन सम कंडीशन. Decision making in C++ involve the uses of condition statement, also called decision control statement. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, या शॉर्ट में हम बोल देते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड प्राइमरली बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। मतलब कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करना है और कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिएगा, कोड 1 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। एक कोड हमने दो, यहाँ पर ये कोड 1 है, ये कोड 2 है, तो कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, इस चीज़ का डिसीजन या इस चीज़ का जो कंट्रोल है, जो भी स्टेटमेंट करता है उसे हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 30, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस कोड को बंद कर दिया। तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और कुल कितने आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं या कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि डिसीजन स्टेटमेंट या कंट्रोल स्टेटमेंट वो होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग में या कंपाइलर को बताते हैं कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है हमें, या इस पैरामीटर के बिहाफ पर अगर स्टेटमेंट ट्रू आता है तो हमें जो हमारा इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसका कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करना है। तो ये जितने भी कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे, और ये कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। जो कुल मिलाकर के जो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट हैं वो कितने हैं। सबसे पहले आता है आपका, देखिएगा, देखिए, एक तो यह है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, एक है कंडीशनल स्टेटमेंट, ये इस तरीके से होता है, और एक होता है आपका स्विच। इफ एल्स जो आपका है, इफ एल्स ये भी तीन टाइप का होता है, 3-4 टाइप का होता है। केवल इफ में भी आ सकता है, इफ कंडीशन, केवल इफ कंडीशन हो सकती है। केवल इफ कंडीशन में क्या होगी, अगर इफ है और कंडीशन दे रखी है वो ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर हमने कोई कंडीशन इफ में दे दी और वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, या वो फॉल्स है तो एल्स वाला। ठीक है, तो फिर वो एल्स वाला हो जाएगा। यानी कि एक पार्ट हो गया केवल इफ कंडीशन, एक हो गया इफ एल्स कंडीशन, एक है इफ एल्स इफ, यानी कि हमने इफ लगाया फिर एल्स लगा दिया फिर इफ लगा दिया। अगर हम इस तरीके से इन चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेट में आता है फिर आपका नेस्टेड इफ एल्स। सही है, नेस्टेड इफ कंडीशन, यानी कि एक से ज्यादा मल्टीपल इफ आप यूज करते चले जा रहे हैं, इट मींस नेस्टेड इफ कंडीशंस। फिर आता है आपका स्विच स्टेटमेंट या स्विच कंडीशन या स्विच का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। स्विच में क्या होता है, हम स्विच लिखते हैं और एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, उस एक्सप्रेशन के बिहाफ पर जो भी कंडीशन ट्रू होती है वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने स्टेटमेंट हुए? इफ, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ के बाद में आता है आपका स्विच। स्विच के साथ में एक और स्टेटमेंट यूज होता है ब्रेक। ठीक है, तो आज का सेशन में इस पूरा जो हमारा पार्ट है, ये सारे स्टेटमेंट किस तरीके से काम करते हैं, सारी चीजें जानकारी लेंगे इसकी। सबसे पहले स्टेटमेंट है आपका इफ स्टेटमेंट। ठीक है, कि इफ स्टेटमेंट क्या करता है। ठीक है, in C++, the if statement is the simplest decision making statement. ये डिसाइड करता है। ठीक है, if statement क्या करता है, ये डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? ठीक है, इट्स अलाउ द एग्जीक्यूशंस ऑफ ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा,
और कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो वो जो ब्लॉक ऑफ कोड हमने इफ के बाद में लिख रखा है वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसका हम फ्लो चार्ट देखें तो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हमने एक इफ कंडीशन दे दी इफ, और यहाँ पर लगा दी हमने एक कंडीशन। कंडीशन किसी भी पैरामीटर पे किसी भी ऑपरेटर से डिसाइड कर सकते हो आप, जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उससे डिसाइड हो जाती है कि दो अलग अलग वेरिएबल पे या डेटा पे आपने कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रखी है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर जो पार्ट लिखा होगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली जो आपका इफ स्टेटमेंट वाला कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसके सिंटेक्स की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मैंने यहाँ पर इफ लिख दिया, इफ के बाद में मैंने यहाँ पर कोई भी कंडीशन दे दी। क्या दे दी मैंने यहाँ पर? कोई कंडीशन लिख दी। अब वो कंडीशन ऐसे भी हो सकती है ए ग्रेटर देन बी, या ऐसे भी हो सकती है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये जो कोड होगा यहाँ पर, या यहाँ पर जो भी कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। डायरेक्टली इस इफ वाले कंडीशंस को ये ब्रेक करके नेक्स्ट वाले कोड पे आ जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इफ कंडीशन का यही काम होता है। किस तरीके से इसका प्रोग्राम रन होता है देखिए, प्रोग्राम भी समझ लेते हैं इफ कंडीशन पे क्या प्रोग्राम होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है। प्रोग्राम क्या है? चेक इफ एज इज ग्रेटर देन 80। मतलब हमने एक छोटा प्रोग्राम लिखा और हम ये चेक करना चाहते हैं क्या एज 80 है या 80 से छोटी है या नहीं है। इस तरीके से ये प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम की जो पहली दो लाइनें होती हैं ये एज ए लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो। ये एक वैसे नेम स्पेस जो होता है क्लास होती है, इसको हमने अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर लिया। और इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए होता है। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ अपने क्लास में कि एक सी इन और सी आउट नाम के जो दो फंक्शन हैं वो आपके आईओ स्ट्रीम में मिल जाते हैं। इसके बाद मेन फंक्शन जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट होना होगा, इंट मेन से। इंट मेन के बाद हमने एक इंटीजर ले लिया और इंटीजर को हमने एज ए डिक्लेयर या इनिशियलाइज कर दिया एज इक्वल टू 90। इसका मतलब एज एक वेरिएबल हो गया और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 90 डिसाइड हो गई है। आगे देखिएगा, हमने एक इफ कंडीशन लगा दी यहाँ पे, इफ एज इज ग्रेटर देन 80। क्या लिखा हमने? इफ एज इज ग्रेटर देन 80 तो सी आउट अलाउड टू बी बॉट, सी आउट अलाउड टू बी बॉट। और इसके बाद में हमने इसको रिटर्न 0 दे दिया। अब इसको चेक करते हैं, एज को चेक कर रहा है क्या ग्रेटर देन 80 है, और एज हमने कितना इनिशियलाइज किया है 90। तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में आपका आराम से आ जाएगा अलाउड टू बी बॉट। इस तरीके से आपका इफ कंडीशंस का जो इफ स्टेटमेंट है वो वर्क करता है। मतलब सीधी बात है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो ट्रू और फॉल्स पे काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इफ कोई भी कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी या ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है बस ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट से हमारा जो भी प्रोग्राम है या जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो था ये केवल इफ स्टेटमेंट था। आगे आएगा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या आएगा? इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? The if-else statement is decision-making statement allowed to us make a decision based on the evaluation of a given condition. If given condition evaluate to true, then the code inside the if block is execute, and in case condition is false, the code inside the else block is execute. मतलब सीधी सी बात ये हुई कि अगर हमें डिसीजन लेना है कंडीशन के बिहाफ पर, हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर हम पास हो जाते हैं तो आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद में हमने कंडीशन दे दी कि अगर हम फेल हो जाते हैं देन हम ये वर्क करेंगे। मतलब यहाँ पर दोनों तरह की कंडीशन है। जो कंडीशन ट्रू है देन हमें क्या करना है, और कंडीशन अगर फॉल्स है देन हमको क्या करना है। इस तरीके से यहाँ पे भी कंडीशन होती है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के जस्ट डाउन वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो एल्स हमने लिखा है उस एल्स के डाउन वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसके फ्लो चार्ट को देखा जाए तो कुछ कंडीशन इस तरीके से होती है। हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने इफ की कंडीशन दी। अगर इफ कंडीशन आपकी ट्रू है तो ट्रू वाली जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये वाला जो पार्ट है बॉडी का
या कोड है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो आगे कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर केवल इफ आप यूज कर रहे हैं तो केवल इफ का मतलब हो गया अगर कंडीशन ट्रू है तभी कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तब भी कोड एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसके सिंटैक्स की हम बात करें तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा, इफ और यहाँ पर कोई कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और यहां पर हमने कोई कोड लिख दिया, ये वाला ये कोड कोई लिख दिया, कोई कोड ऑफ वर्ड ही लिख दी। अगर और इसके साथ में एक एल्स वाला और स्टेटमेंट लिख दिया, ELSE एल्स, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया, ये भी हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया यहाँ पर। अब बात ये आती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो इफ के नीचे लिखा हुआ कोड है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो जो एल्स वाला स्टेटमेंट है, एल्स के नीचे जो लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसका प्रोग्राम कैसे होगा देखिएगा, किस तरीके से देखते हैं। ये इसका प्रोग्राम है इफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक। इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो दो लाइनें हैं ये अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए इसकी हेडर फाइल, लाइब्रेरी फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर ली है। प्रोग्राम स्टार्ट होता है आपका इंट मेन से। अब इंट मेन में क्या किया हमने, एक इंटीजर लिया n और उस n की वैल्यू हमने डिसाइड कर ली इंटीजर 5, यानी कि जो n है n इक्वल टू कितना हो गया 5, एक वेरिएबल है n और n की वैल्यू हमने 5 डिसाइड कर दी। और यहाँ पर एक हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी, इफ n इज ग्रेटर देन 0, इफ n इज ग्रेटर देन 0, देखिएगा इफ n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पर, सी आउट नंबर इज पॉजिटिव, क्या चीज प्रिंट हो जाएगी, सी आउट नंबर इज पॉजिटिव। अदर देन क्या हो जाना चाहिए, सी आउट नंबर इज नॉन पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर जो कोड लिखा है वो ये चेक करने के लिए लिखा है कि हमारा जो नंबर है क्या वो पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव है। तो n की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है, 5 ले रखी है। अब n की वैल्यू 5 के बाद में अगर हम इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराएंगे, अपने कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो इसकी जो आउटपुट आएगी इस टाइम वो ये आएगी, नंबर इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन चेक होगी। और ये क्या है आपका, ग्रेटर है। क्यों है ग्रेटर, क्योंकि n की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी ले रखी है, 5 ले रखी है। लेकिन यहीं पे इसी प्रोग्राम में अगर मॉडिफाई करके मैं n की वैल्यू 5 ना लेकर के 0 यहाँ पर डिसाइड कर दूं या इनिशियलाइज कर दूं ये 0, अगर फिर से इसको एग्जीक्यूट कराऊं मैं 0 पर, तो ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी आउटपुट आएगी नंबर इज नॉन पॉजिटिव। क्या आएगी हमारी आउटपुट, नंबर इज नॉन पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं कि ये इफ एल्स वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इफ का मतलब होता है कंडीशन ट्रू होगी तभी इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ एल्स का मतलब होता है कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिर नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है जब किसी प्रोग्राम में, किसी भी कोड में एक से ज्यादा इफ हम यूज करते हैं, मल्टीपल इफ का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे होगा, द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कंटेन एन इफ एन स्टेटमेंट इनसाइड अनोदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के बाद में एक और स्टेटमेंट हम ऐड कर चुके होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं, ये फ्लो चार्ट है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया और यहाँ पर एक इफ की कंडीशन दे दी, इफ और ये कंडीशन, और कंडीशन के साथ में हमने कह दिया अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये क्या होगा फिर, यानी कि एल्स वाली कंडीशन में जाओगे आप, एल्स वाली कंडीशन में आ जाओगे। फिर आपने एक कंडीशन और लगा दी इफ, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो आप इधर चले जाओगे, ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर नीचे आ गए आप, यानी कि एल्स में चले गए आप, और एल्स वाली बॉडी के बाद में क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इफ के बाद में फिर से एक इफ, फिर एक इफ। तो अगर इस तरीके से मल्टीपल इफ का आप यूज कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है नेस्टेड इफ। क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ। और इसी तरीके से अगर इफ एल्स के साथ में आप मल्टीपल इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो वो कहलाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका ब्लॉक ऑफ कोड एनालिसिस करते हैं किस तरीके से जो नेस्टेड इफ है वो काम करता है। ये दो फाइल है हमारी, एज ए हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल हो गई, और यहां पर हमने क्या देखिए
जो प्रोग्राम है उसमें क्या लिया, सबसे पहले इंट मैन से हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा वो इंट मैन से स्टार्ट होगा। और यहां पर क्या किया है हमने, n इक्वल टू 44, एक वेरिएबल लिया n और उस वेरिएबल की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी कितनी, 44। और यहां पर एक कंडीशन दे दी, इफ n इज ग्रेटर देन 0, ये चेक करेगा कि अगर n 0 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये वाला फिर से एक कंडीशन चेक करेगा, इफ एन मॉड्यूल ऑपरेटर डबल इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये होता है कि ये देखता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, कि एन इज मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0, अगर ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड इवन। जो नंबर है आपका, जो भी आपने ये इनिशियलाइज किया हुआ है, वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव भी है और इवन भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या आ जाएगा फिर एल्स कंडीशन में, पॉजिटिव एंड ओड नंबर, पॉजिटिव है एंड ओड नंबर है। तो इस तरीके से हो गया। एल्स इफ अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल है, देखिएगा यहां पर हमने ये कोड चेक किया, इस इफ के बाद में ये जो एल्स वाली कंडीशन थी ये इस वाले इफ की थी, और ये वाली जो एल्स वाली कंडीशंस है ये इस वाले इफ की है। ठीक है, अब इसके बाद में एल्स के बाद में फिर हमने इफ लगा दिया, और इफ के बाद में फिर कंडीशन हमने चेक की, एन डबल इक्वल टू 0। तो अगर ये डबल इक्वल टू 0 है तो लिखोगे द नंबर इज 0, अदरवाइज द नंबर इज निगेटिव, अदरवाइज नंबर इज निगेटिव। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये डिसाइड कर रहा है कि जो नंबर है आपका पॉजिटिव है, इवन है, ओड है, 0 है, निगेटिव है, ये सारी चीजें चेक करके बता रहा है, जिसमें हमने मल्टीपल इफ एल्स का यूज किया है। आप इसको रन करा करके देख सकते हैं एज इट इज कोड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका और स्विच स्टेटमेंट। स्विच ये भी एक तरीके का कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हो, यानी कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को एक डायरेक्शन दें, जब भी डिसाइड करें कि हमारे प्रोग्राम का कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, तो वो जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं उसे ही हम डिसीजन स्टेटमेंट कहते हैं या कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इन सी प्लस प्लस the switch statement is used when multiple situation need to be evaluated primarily based on the value of a variable or an expression. Switch statement act as an alternative to multiple if statement or if else leader। ठीक है, अब इसको समझेंगे है क्या। ये जो स्विच है आपका, यानी कि स्विच स्टेटमेंट है, ये मल्टीपल जो इफ एल्स कंडीशंस हैं उसी का ही एक सब्स्टिट्यूट्स है। इसमें क्या होता है, यूजर के पास पहले से ही ऑप्शंस गिवन होंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, वो डिस्प्ले कर देंगे कि आपको ये इतने सारे ऑप्शंस है, और इन ऑप्शंस में से अगर ये वाला इनपुट हमारे पास आता है तो उसको क्रॉसपोंडेंस ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिएगा, हमने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लगा दिया या स्विच कंडीशन लगा दी, और इस कंडीशन में कोई वेरिएबल हमने पास कर दिया, एन ए बी, कोई भी एक वेरिएबल हमने पास कर दिया। अब उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो केस 1 वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैल्यू 2 है तो 2 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैल्यू 3 है तो 3 वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है जो इनमें कोई केस डिफाइन ही नहीं है, तो जस्ट लास्ट में डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात करते हैं, क्या एक एक करके सारे ही कोड एग्जीक्यूट होंगे? बिल्कुल नहीं। जो केस आपका वेरीफाई हो जाएगा, जो केस आपका ट्रू बैठेगा, जो केस आपका जस्टिफाई होगा, उसी का स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। और उस स्टेटमेंट के साथ में यूज कर रखा है ब्रेक। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकुलर वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर के जो स्विच वाला आपकी बॉडी है वहां से जो प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा, उसकी स्विच की बॉडी को पूरा ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमने वहां कौन सा स्टेटमेंट यूज कर लिया, ब्रेक वाला स्टेटमेंट यूज कर लिया। तो यहां पर स्विच के साथ में क्या चीजें हो गई, स्विच, केस और ब्रेक, तीन चीजें यूज हुई। स्विच में हम कोई भी वेरिएबल या कोई भी एक डेटा पास करते हैं, उसके बाद में केस चेक करेंगे, केस केस केस, और क्या होगा यहाँ पर, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और एक चीज हो रहा है यहाँ पर डिफॉल्ट। तो इस वाले जो सिंटेक्स है आपका स्विच वाला, उसमें कितने सारे जो कहना चाहिए नंबर या कितने सारे स्टेटमेंट यूज होते हैं, एक तो स्विच यूज होगा, केस यूज होगा, ब्रेक यूज होगा और डिफॉल्ट यूज होगा। इन सबसे मिलकर के बनता है आपका स्विच केस स्टेटमेंट। इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए,
यहाँ पर देखिएगा एक प्रोग्राम की कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। इस कोडिंग को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए हमने एक कैरेक्टर लिया, सबसे पहले वाली 2 लाइनों का मतलब होता है एज ए लाइब्रेरी फाइल या एज ए आपकी हेडर फाइल जो हमारे प्रोग्राम को रन कराने के लिए जरूरी होती हैं। उसके बाद में हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा इंट मेन से, और इंट मेन से स्टार्ट होने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, और इस कैरेक्टर वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करा लिया, बी स्टोर करा लिया। लेकिन ये आप यूजर डिपेंडेंट प्रोग्राम भी बना सकते हो, यूजर के ऊपर भी आप ये चीज छोड़ सकते हो कि यूजर से इनपुट करा लीजिएगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। लेकिन यहाँ फाइनली मैंने बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दिया कि जो सी है उसकी वैल्यू कितनी है, बी है। फिर मैंने क्या, यहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट लगा दिया, स्विच, और स्विच के अंदर जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था कैरेक्टर टाइप का वो लिख दिया। अब इसके बाद में मैंने केस स्टेटमेंट लगाया, केस ए, केस बी, और यहाँ पर केस ए में लिखा मैंने सी आउट GFG और ब्रेक हो जाए। केस बी में मैंने लिखा यहाँ पर सी आउट IFTM यूनिवर्सिटी और ये ब्रेक हो जाए। और अगर ए बी ना आए तो बाय डिफॉल्ट अगर वो कोई भी चीज एंटर करे तो डिफॉल्ट में क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए, इनवैलिड इनपुट। सपोज दैट उसने कोई करेक्टर वैल्यू इनपुट ना करके नंबर वैल्यू इनपुट कर दी, या कुछ अदर इनपुट आ गया हमारे पास, या इसकी जगह कुछ ऐसा इनपुट आ गया जो इन केसेस में डिवाइड नहीं है, तो वो क्या बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इसको इनवैलिड इनपुट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या हमारे पास, देखिएगा वैल्यू क्या है यहाँ पर करेक्टर की, करेक्टर में है वी, और वी वाले हमारे पास क्या है, ये वाला स्टेटमेंट है। तो क्या चीज आउटपुट आ जाएगी, IFTM यूनिवर्सिटी इसमें प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IFTM यूनिवर्सिटी प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए एक और स्टेटमेंट होता है यहाँ पर, कंट्रोल स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट का नाम है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स में भी मैंने आपको पढ़ाया होगा, ऑपरेटर्स में भी इस चीज का आया था, द कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज ए टर्नरी ऑपरेटर, इज द यूज टू राइट कंडीशन ऑपरेटर। so ये कंडीशन ऑपरेशन प्रोवाइड बाय C++ द क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर फर्स्ट चेक गिवन कंडीशन, if the condition is true then the first expression is execute, otherwise condition is false then the second expression is execute। जैसे इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, पहला स्टेटमेंट देंगे, ये 2 बिंदु पॉइंट्स लगाएंगे आप अपने कीबोर्ड से। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देंगे। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर का जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से समझते हैं यहाँ पे कि टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल क्या है। फिर से वही, ये तो मैंने लिख रखा है इसका सिंटैक्स, ये क्या है इसका सिंटैक्स है, ये वाला जो हो जाएगा इसका ये सिंटैक्स है। यहाँ पर ये 2 लाइनें ले रखी हैं हमने अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए एज ए लाइब्रेरी। इसको मैं बार बार डिस्कस करना आप समझ गए होंगे कि अगर आप C++ पढ़ रहे हैं तो देन ये 2 फाइलें हमें लेनी है। क्यों, क्योंकि इसमें Cin Cout फंक्शन होता है, और ये आपका एज ए नेम स्पेस होता है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस होता है। इसके अंदर आपको सारी जो क्लासेस होती हैं उसके जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर ही रखे होते हैं। इंट मैन लिया है हमने यहाँ पर, इंट मैन मतलब मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया या इनिशियलाइज किया जिसकी वैल्यू 10 है, num1। एक दूसरा वेरिएबल लिया num2 और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी 40। मतलब 2 वेरिएबल लिए हमने, एक वेरिएबल num1 जिसकी वैल्यू 10 है और एक वेरिएबल num2 जिसकी वैल्यू 40 है। आगे देखिएगा एक वेरिएबल और लिया मैक्स नाम से। अब इसमें अपना लॉजिक लगाते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। कौन सा लॉजिक लगाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का हम यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं। कंडीशन लिखते हैं, देखिएगा मैक्स इक्वल टू क्या चीज होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क वाला जो है एक्सप्रेशन है, num1 इज ग्रेटर देन 2, num1 इज ग्रेटर देन 2 क्वेश्चन मार्क। ये एक्सप्रेशन 1 हो गई और ये एक्सप्रेशन 2 हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, पहला वाला जो नंबर है वो असाइन हो जाएगा मैक्स को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, num ग्रेटर देन 1, num1 ग्रेटर देन num2, पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से अगर बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, जो दूसरा वाला नंबर है वो असाइन हो जाएगा मैक्स को, और लास्ट में हमने क्या क्या प्रिंट करा दिया, मैक्स। अब यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, देखिएगा num1 है 10 और num2 है आपका 40,
तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जो आपका मैक्स है, मैक्स के अंदर क्या वैल्यू फिट हो जाएगी, num2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, num2। और num2 कितना है हमारे पास, 40 है। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा 40। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिसीजन स्टेटमेंट है ये आपके समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आने वाली है वो लूप्स पर होगी। लूप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से लूप्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं।